दिल्ली कार धमाके की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। जांच के बीच सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या 3 घंटे में ही पार्किंग के अंदर जैश आतंकी डॉक्टर उमर ने बम तैयार किया था। जांच एजेंसियों के सामने यह भी सवाल है कि बिना डेटोनेटर के इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। यही नहीं, लाल किले के आसपास की पार्किंग में क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसे बम असेंबल करने में मदद कर रहा था। ये और भी सवाल जांच का हिस्सा बने हुए हैं। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले हैं। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? ये सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जो एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है? दिल्ली में हुए ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसियों को हरियाणा का नूंह में एक अहम सफलता हाथ लगी है। जांच टीमों को नूंह में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से वो फुटेज मिला है जिसमें आतंकी उमर की संदिग्ध i20 कार साफ दिखाई दे रही है। खबर यह है कि नूंह में आतंकी उमर एक घर में किराए पर 10 दिन तक रहा था। इसी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने नूंह के हिदायत कॉलोनी, पिंगवा रोड और आसपास के कई इलाकों में छापेमारी की। ये छापेमारी देर रात तक जारी रही, जिसने आसपास के इलाकों में हलचल मचा दी। 8-10 गाड़ी आई यहाँ और ये गोयल अल्ट्रासाउंड है, यहाँ में भी कैमरा चेक कराएं पूरी तरह से, और इधर दूसरा कैमरा यहाँ में चेक कराएं। यहाँ में ये गाड़ी वाला ये डेंटिक काम करता है, ये यहाँ का पूरा कैमरा चेक करा। हाँ, और अभी डोल ही रही है, पूरी पुलिस डोल रही है, अभी जांच कर रही है क्या होगा क्या नहीं आगे का मामला की हमने कोई पता नहीं है। दिल्ली धमाके की जांच अब देश के सबसे बड़े व्हाइट कॉलर आतंक नेटवर्क की परतें खोल रही है। एक बार फिर वही नाम सामने है, डॉक्टर शाहीन और उसके साथ जुड़े डॉक्टरों का सीक्रेट मॉड्यूल। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, फरीदाबाद और कश्मीर, 5 राज्यों में फैली जांच टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। चैटिंग, कॉल रिकॉर्ड, फरार डॉक्टर और विदेशी लिंक, हर सुराग इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यह सिर्फ धमाका नहीं बल्कि हाईटेक मेडिकल मॉड्यूल से चल रही एक गहरी साजिश का हिस्सा था।
जांच एजेंसियों की रेडार पर डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क। दो 200 से ज्यादा डॉक्टर और स्टूडेंट्स शक के दायरे में। दिल्ली धमाके के 7 दिन पहले से ही इस नेटवर्क में डिजिटल एक्टिविटी असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आरिफ के बीच 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग और कॉल हुई। अकेले आरिफ और शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 से ज्यादा मैसेज मिले हैं। ये सभी बातचीत धमाके से ठीक पहले के दिनों में हुई। एसटीएफ और स्पेशल सेल ने आरिफ को हिरासत में लेने के बाद उसके अशोकनगर फ्लैट से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। टीम इन्हीं डिवाइस से पूरे नेटवर्क का डिजिटल ब्लूप्रिंट खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एजेंसियों की जांच का दूसरा बड़ा एंगल है उत्तराखंड और यूपी का, जहां शाहीन के कई करीबी ट्रेस किए गए हैं। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड में लगातार रेड कर रही है, जबकि दूसरी टीम के टारगेट पर कश्मीर है। शाहीन के सुरक्षित मैसेजिंग ऐप पर मिले डेटा और डिलीटेड चैट रिकवरी से सामने आया है कि उसके संपर्क में कई ऐसे लोग थे जो यूपी और उत्तराखंड में एक्टिव थे। शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क, विदेशी संपर्क और पाकिस्तान से जुड़े चैट्स अब एजेंसियों की जांच के केंद्र में हैं। सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क एक संगठित विचारधारा और फंडिंग चेन के तहत काम कर रहा था। अब तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा, यूपी में करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स एजेंसियों के रडार पर हैं। शाहीन के संपर्क में यूपी के 30 से 40 डॉक्टर थे। सीडीआर और चैट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहीन ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों में अपना मेडिकल नेटवर्क तैयार कर रखा था, जहां से उसकी बातचीत पाकिस्तान आर्मी के एक डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टरों से होती थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े अब कई डॉक्टर गायब हैं। इनके मोबाइल फोन बंद हैं और लोकेशन ऑफ। एजेंसियों ने इन संदिग्ध डॉक्टरों की लंबी सूची बनाई है और इनमें से कई संदिग्ध डॉक्टर धमाके के बाद से ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कानपुर एंगल भी जांच में बेहद अहम साबित हो रहा है। शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 2006 से 2013 तक पढ़ाती रही और आईएमए की सक्रिय सदस्य थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद आईएमए ने तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। एटीएस ने कॉलेज के कश्मीरी मूल के छात्रों और डॉक्टरों के इतिहास की गहन जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े कई नाम भी इसी नेटवर्क से निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई संदिग्धों की लिस्ट एजेंसियों को भेजी है, जिनमें डॉक्टर परवेज और आरिफ मीर की भूमिका की जांच सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। ये पूरा मॉड्यूल अब देशव्यापी जांच के दायरे में आ चुका है।